साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी विद्यालयों के विलय की यानी कि पेयरिंग या जिसको हम मर्जिंग भी कहते हैं, ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से गतिमान है। दोस्तों, ये प्रक्रिया क्या है, क्या होती है मर्जिंग, क्या होती है पेयरिंग, इसके बारे में पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके क्या परिणाम होंगे, भविष्य में इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में पूरे भारतवर्ष में क्या ये चीज़ हो चुकी है या केवल उत्तर प्रदेश में हो रही है, इस पर भी आज हमारी चर्चा होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेयरिंग क्या है। पेयरिंग, मर्जिंग या फिर विलय, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। दोस्तों, किसी विद्यालय में यदि हम बात करते हैं 20 बच्चे हैं या फिर 30 बच्चे हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टीचर कितने हैं। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के अनुसार 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना अनिवार्य होता है। इसके बाद यदि 30 से ऊपर बच्चे होते हैं यानी कि 31-32 की संख्या में बच्चे हैं, तो वहाँ पे 2 टीचर होना अनिवार्य होता है। लेकिन राइट टू एजुकेशन में ये भी कहा गया है कि जहाँ पे 50 से कम बच्चा है यानी कि 49 भी है, वहाँ पे 2 टीचर होना अनिवार्य है। और अगर वो स्कूल में 25 बच्चा भी है यानी कि 30+ नहीं है लेकिन 30 से कम भी है, तो वहाँ पे भी 2 टीचर होना अनिवार्य है। यानी कि मिनिमम से मिनिमम संख्या पे किसी भी सरकारी विद्यालय में 2 टीचर होना चाहिए। अब दोस्तों, प्रदेश सरकार ने 30 के आंकड़े को ही पूर्ण रूप से माना है। यदि आपके विद्यालय में 30 बच्चे हैं तो वहाँ पे 1 शिक्षक होगा, 30 से ऊपर बच्चे हैं तो वहाँ पे 2 शिक्षक होंगे। तो यदि आपके विद्यालय में दोस्तों शिक्षकों और छात्र का अनुपात देखा जाता है, यदि उस अनुपात के तहत शिक्षक अतिरिक्त है, यानी कि अगर आपके यहाँ 30 बच्चे हैं और वहाँ पे 2 शिक्षक हैं, तो 1 टीचर को वहाँ से हटा के दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया जहाँ पे टीचर की ज़रूरत है। ये तो होता है सरप्लस टीचर। इस तरीके से टीचर को हटाया जा रहा है, ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। टीचर को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो कि है पेयरिंग, मर्जिंग या विलय। इस योजना में दोस्तों ये होता है कि यदि आपके विद्यालय में 50 से कम छात्र हैं तो आपका विद्यालय मर्ज कर दिया जाता है पास के किसी अन्य विद्यालय में। मतलब उस गांव का हम इसको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। मानिए कोई एक गांव है A, कोई एक B, तो A गांव में जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पे छात्रों की संख्या 20 है और B गांव में छात्रों की संख्या 30 है। अब सरकार ने क्या किया, A और B को आपस में कनेक्ट कर दिया, आपस में जोड़ दिया। तो A का विद्यालय को मर्ज कर दिया गया B में। तो A के जो 20 बच्चे थे या 30 बच्चे थे वो B में आ गए। अब टोटल सरकार का मानना है वहाँ पे हो गए 50 बच्चे। और इसी तरीके से वहाँ के टीचर को भी B वाले विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। सुनने में अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बच्चे भी ज़्यादा हो गए, टीचर भी ज़्यादा हो गए। अब इस तरीके से सरकार को 2 विद्यालय पे खर्चा करना पड़ रहा था, वहाँ पे एक ही विद्यालय पे खर्चा होगा। ये सारी चीज़ें सुनने बहुत अच्छी लग रही हैं। शिक्षकों का इसमें लाभ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन छात्रों का अच्छा लाभ है। छात्र भी ज़्यादा हो जाएंगे, सरकार भी वहाँ ज़्यादा फंडिंग करेगी, ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ दे सकती है। लेकिन अब हम आते हैं इसके ज़मीनी स्तर के मुद्दे पर। दोस्तों, गांव के सरकारी विद्यालय में अगर हम देखते हैं तो क्या वहाँ पे जितना नामांकन है उतने बच्चे आ पाते हैं? जवाब है नहीं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इसके पीछे कारण ये है, सबसे पहला कारण दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कि गांव में बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के साथ फसलों के लिए काम करते हैं, खेतों पे काम करते हैं। जिस मौसम में जो फसल होती है उस हिसाब से उन्हें थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने लेबर लगा दी खेत पे और खेत पे काम हो रहे हैं। पूरी फैमिली खेत पे काम करती है और तब जाके उनका गुजर बसर चलता है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं, जब फसल के बोने का टाइम होता है या काटने का टाइम होता है, उस समय नामांकन कम होता है, बच्चों की संख्या विद्यालय में कम रहती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, गांव में भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंट बनती है, तो जब भट्टों का समय होता है तब भी नामांकन अगर आपका जितना भी है उस हिसाब से अटेंडेंस कम रहती है, क्योंकि कई सारी फैमिली पूरी भट्टों पे रहने लगती है और जब तक भट्टे चलते हैं तब तक वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों की संख्या कम हो जाती है विद्यालयों में। इस तरीके से विद्यालयों में बच्चे जो हैं, जो जितने आने चाहिए उसके कंपैरिजन में बच्चे वैसे ही कम आते हैं। अब आती है बात कि स्कूल मर्ज हो गया, उससे क्या समस्याएं आएंगी। दोस्तों, आपका विद्यालय, आपके स्कूल जो है वो आप ही के गांव में था, अब वो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर के गांव में मर्ज हो गया, तो क्या बच्चा वहाँ पे आ पाएगा? क्या माता पिता के पास इतना समय होता है कि वो अपने बच्चे को साइकिल पे बिठा के या मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जाएं?
क्या गांव में सुविधाएं टेम्पू की होती हैं, और अगर होती भी हैं तो क्या माता पिता पे इतना पैसा है वो रोज़ का किराया भाड़ा दे पाए। इस तरीके से जब ए विद्यालय बी में मर्ज हो जाएगा तो वहाँ पे जो ए के बच्चे थे 20, वो बी में 20 पहुँच पाएंगे? वो पहुँचेंगे मुश्किल से 5, और वो भी 5 कब तक टिक पाएँ वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से विद्यालयों का जो विलय हो रहा है उसमें विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कागजों में तो दिखाई जा रही है बहुत बढ़ेगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो भाई ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ पाए। इसी तरीके से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो विलय हुए हैं या हो रहे हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 4-4 किलोमीटर भी है। अब 4 किलोमीटर की दूरी तय करना एक बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है, कक्षा 3 का बच्चा है, वो कैसे तय करेगा। और यहाँ पे अगर हम बालिका शिक्षा की बात करें तो बालिका शिक्षा गांव में लड़कियों को ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाता। आज भी गांव में भय का माहौल रहता है और अपने ही विद्यालय में बेटी को कम भेजा जाता है जो उन्हीं के गांव में बना होता है। अब बात आती है दूसरे गांव में जाने की, तो वहाँ पे तो ना के बराबर बेटियों को भेजा जाएगा। दोस्तों, ये प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी हो चुकी है। कई राज्यों में विलय की प्रक्रिया हुई है। जैसे हम बात कर लेते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी ये प्रक्रिया हुई है। इसके परिणाम कैसे आए हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनके दोस्तों परिणाम पॉजिटिव आए हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकारी स्कूल थोड़े ख़त्म होते से दिख रहे हैं और प्राइवेट स्कूल बढ़ते दिख रहे हैं। तो इस योजना के अगर हम भविष्य के परिणाम की बात करें तो दोस्तों भविष्य में यहाँ पे सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होगा। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अगर मिलती रही जिस तरीके से मिल रही है तो गांव में प्राइवेट स्कूल ज़्यादा पढ़ेंगे। अब दोस्तों साधारण सी बात है, ए विद्यालय जब बी में मर्ज हो गया तो ए के जो 20 बच्चे थे उसमें 5 गए सरकारी, तो 15 कहाँ जाएंगे। 15 में अगर ठीक ठाक थोड़ी फैमिली के बच्चे हैं तो वो प्राइवेट में जाएंगे और बाकियों की शिक्षा वहीं पे बंद हो जाएगी। अब विलय से लाभ क्या है? विलय से लाभ दोस्तों यही है कि जिस विद्यालय में विलय हुआ है वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा रहेंगी, टीचर ज़्यादा रहेंगे, पर्याप्त विषय के लिए एक एक टीचर अवेलेबल होगा। लेकिन वहाँ पे क्या बच्चा उतना होगा, ये एक सोच का विषय है। दोस्तों यहाँ पे अब सरकार ने इसके पीछे एक और नीति बनाई है। ये पहला विलय हो रहा है, इसके बाद टीचर को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट होने के बाद जब वहाँ पे नामांकन बच्चों का देखा जाएगा, नामांकन यदि पिछले गांव का बच्चा अगले गांव में जिसमें उसका विलय किया गया है वहाँ पे कम आता है तो वहाँ पे फिर से एक लिस्ट बनेगी और वहाँ पे देखा जाएगा फिर कितने टीचर सरप्लस हो रहे हैं। जैसे ए के बच्चे बी में गए, वहाँ पे 20 की जगह 5 बच्चे गए, तो वहाँ पे टोटल बच्चे कितने हो गए? 30 बी के थे और 5 ए वाले आए तो 35 हो गए। अब टीचर 2 आए ए वाले विद्यालय के और 2 टीचर ऑलरेडी बी में थे, वहाँ पे 4 टीचर हो गए। तो यहाँ पे 35 बच्चों पे 4 टीचर हो गए और होने कितने चाहिए 35 पे? आरटीई के अकॉर्डिंग 2 टीचर। अब यहाँ पे 2 टीचर फिर सरप्लस हो गए, फिर उनको कहीं और भेजा जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे विद्यालयों में शिक्षक की कमी को पूरा कर दिया जाएगा और ये भी दिखा दिया जाएगा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या ऑलरेडी कम है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं और शिक्षक भर्ती जिसका बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो भी आने के चांस खत्म होते जा रहे हैं। एक तरीके से ये पीपीपी मॉडल जो आज के टाइम में चल रहा है उसी पे आधारित है और भविष्य इसका क्या होगा और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के बाद ये स्कीम लागू हो गई है माध्यमिक पे। अब उनका भी डेटा मांगा जा रहा है। जिन विद्यालयों में 100 से कम छात्र हैं उनका डेटा मांगना स्टार्ट हो गया है। अब शायद यहाँ पे भी विलय की प्रक्रिया शुरू हो जाए और प्राथमिक विद्यालयों में पहले चरण में 50 से कम संख्या वाले बच्चों की स्कूल के नाम मांगे गए थे, अब 100 के मांगे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लान है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये आपको दिखाई देने लगेंगे, लेकिन इस पर जो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। और वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।